Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। पूर्व आरबीआई गवर्नर और इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर, इंडियन डेवलपमेंट्स को लेकर तमाम तरह की बातें कही हैं। ये बातें उन्होंने इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत को 2047 तक विकसित यानी डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसे 8 से 9% की दर से ग्रो करना होगा। अभी की जो तस्वीर है, जहाँ तक मैं आंकड़े देख पा रहा हूँ, तो चौथी तिमाही में जो भारत है 7.4% की दर से बढ़ रहा है सर, और सालाना आधार पर अगर देखा जाए तो वो 6.5% की दर से बढ़ रहा है। तो इसके बीच का जो गैप है, 2.5 से 3% का जो गैप है, उसको कैसे मीट कर पाएंगे, इन्हीं विषयों को आसान भाषा में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, और हमारे सहयोगी भी हैं। सर, ओवर टू यू। इट्स अ वेरी बिग न्यूज़। और जिस तरह से हम लोग रघुराम राजन सर को कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, कई बार उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि बकअप करना पड़ेगा, सुस्त रहने का समय नहीं है, आपको बहुत प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। और अब ये कहना सर कि 6.5% के आसपास चलने से काम नहीं बनेगा, 47 तक अगर आपको डेवलप्ड इकॉनमी का तमगा लेना है तो कुछ और बेहतर चीज़ करने की ज़रूरत है। वो क्या है सर, बताइए आप। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि रघुराम राजन ऐसे पहले शख्स नहीं है जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि भारत को 2047 तक अगर विकसित देश बनना है तो आपकी ग्रोथ रेट 10-12% के आसपास होनी चाहिए। पहली बात, पहले भी कई अर्थशास्त्री इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो एक खास और अहम बात कही है वो ये कहा है कि जो मौजूदा ग्रोथ रेट है, जो अभी 6.5% की गुजरे फिस्कल के लिए आई है, वो रेट भी कम नहीं है। अच्छे दर से भारत ग्रोथ कर रहा है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त पर कर रहा है जबकि दुनिया भर में एक अनसर्टेन माहौल बना हुआ है जी। तो दूसरी बात उनकी भी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब बात आ जाती है कि कैसे भारत विकसित भारत बन सकता है, किस तरह से। 8-9% की ग्रोथ रेट ऐसा नहीं है कि भारत ने अचीव की नहीं है। अगर आप पिछले 3 साल को देख लेंगे तो पिछले 3 साल में ही भारत ने कम से कम 2 बार 9% के आसपास की ग्रोथ को दर्ज किया है। आपका 2023-24 की जो ग्रोथ थी वो 9.2% के अराउंड थी जी। तो भारत आने वाले वक्त में 9% ग्रोथ हासिल कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन जो इस वक्त है वो है ग्लोबल लेवल पे एक अनसर्टेनिटी जो ट्रेड को लेके है। दूसरी, जो ग्लोबल लेवल पर जो चैलेंजेस, जो तनाव पूरी दुनिया में इस वक्त हम देख रहे हैं, सप्लाई चेन अलग अलग सप्लाई चेन की दिक्कत है, प्लस 2-3 जगह दुनिया में जंग चल रही हैं। भारत अभी हाल फिलहाल में एक जंग के बिल्कुल उसके मुहाने पे खड़े हुए थे, भारत और पाकिस्तान जी। एक छोटी कहें हम एक झड़प दोनों देशों के बीच हुई भी। और ऐसे जो हालात हैं, चीन को लेकर जो बार बार वार्निंग दी जा रही है, अमेरिका और चीन जिस तरह से आमने सामने खड़े हुए हैं, ये जो ग्लोबल जो मुश्किलें हैं ये भारत को ज़्यादा परेशानी में डाल रही हैं। घरेलू लेवल पर भारत के सामने अगर आप कंजम्पशन की एक फिक्र को देख लें तो उसके अलावा कोई ज़्यादा बड़ी समस्या हमको दिखाई नहीं देती। अब प्रवीण सर, इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उनको भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि अगर भारत को विकसित बनना है 2047 तक तो निवेश बढ़ाना होगा, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, लोगों को ज़्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। ये भी देखना होगा कि भारत में कारोबार करने वाली कंपनियों को भरोसा हो कि वो लंबे समय तक यहाँ पर टिक सकें और काम कर सकें। इन बातों को कैसे देखा जाए प्रवीण सर? नहीं, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। और इसी बात को अभी हाल में भी कहा गया था कि भारत को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको स्टेबल करना होगा, ख़ास तौर पर जो टैक्स से जुड़ी हुई पॉलिसीज़ हैं, जो उसमें अनसर्टनिटीज़ आ जाती हैं कि आपको कभी इतना टैक्स देना होगा, वहाँ पे इंडिया को सुधार करने की, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पे जब आपके पास पैसा आएगा तो उनको एक पॉलिसी लेवल पर स्टेबिलिटी चाहिए। भारत के पक्ष में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? भारत के पक्ष में आ जाती है यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो एक डेमोक्रेसी का जो पूरा माहौल है वो पक्ष में आ जाता है। भारत की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो मजबूत हैं, तगड़ी डिमांड है देश में। तो कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो भारत के पक्ष में आ जाते हैं। लेकिन जो बिजनेस को लेके जो एक पॉलिसीज़ में
जो चेंजेस होते हैं उसको लेके एक स्टेबिलिटी की बात लगातार कही जाती है। जी, लेकिन रघुराम राजन साहब ने ये भी कहा है कि कुछ मंदी आने की संभावना है, लेकिन कुछ अच्छी बातें इन्होंने ये भी कही है कि मॉनसून अच्छा रहने की उम्मीद है। इससे खेती जो है अच्छी रहेगी, गांव में लोगों की जो डिमांड है, जो कंजम्पशन की जो डिमांड है, वो भी कह रहे हैं कि वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये उन्होंने कहा कि ये सकारात्मक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर कम होगा। ये भी बात उन्होंने, जो डिस्पैरिटी की बात है उसको भी दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले एक बार मानसून पर आपसे चर्चा कर लें सर, उसके बाद डिस्पैरिटी की बात करेंगे सर। मानसून पिछले साल भी अच्छा रहा, जिसकी वजह से हमको खरीफ और रबी दोनों की क्रॉप में रिकॉर्ड आउटपुट देखने को मिले, अच्छी पैदावार हुई। इस साल भी मानसून आप समझिए कि समय से पहले मानसून भारत में आया है, और IMD का जो ताज़ा अनुमान है वो ये कहता है कि 106% सामान्य के मुकाबले 106% बारिश होगी। तो आप ये समझिए कि अगर अच्छी बारिश होती है तो पूरे देश में, तो इसका सीधा सीधा असर अब जब खरीफ की फसलों की सोइंग शुरू होने वाली है वहाँ पे, बल्कि हो गई है बुआई शुरू, वहाँ पे मिलेगा। और फिर जब अक्टूबर नवंबर में जब रबी की फसलों की यानी सर्दी की फसलों की जब बुआई चालू होगी, और उसके बाद जब मार्च अप्रैल से क्रॉप निकलनी शुरू होगी, तो दोनों की पैदावार पर ये बड़ा मजबूत असर डालेगा मॉनसून का। अच्छा मॉनसून होना सबसे बड़ा फैक्टर जानते हैं क्या होगा? मॉनसून की इवन जो रेनफॉल है। अनइवन रेनफॉल का असल में हमने पिछले गुजरे कुछ वर्षों में ये देखा था कि कुछ हिस्सों में बहुत बारिश हुई है, कुछ हिस्सों में बहुत कम बारिश हुई है। तो वो जो एक जो अनइवन रेनफॉल है उसका खराब असर पड़ता है। अगर इवन रेनफॉल पूरे देश में होती है तो आप चाहे पंजाब से लेके आप नीचे तक, आप पूरा सदर्न एरियाज तक सारी जगहों पर अलग अलग फसलें, तिलहन हो, दलहन हो, बाकी फसलें हो, धान हो, फिर उसके बाद गेहूं हो, सरसों हो, उन सब में हम अच्छी पैदावार देख सकते हैं। लेकिन प्रवीण सर, एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने लास्ट में ये भी कही कि अगर देखिए मानसून अच्छा होगा तो खेती किसानी अच्छी होगी, खेती किसानी अच्छी होगी तो किसानों की इनकम अच्छी बढ़ेगी। तो इससे उन्होंने जो बात कही कि जो गैप है वो कम होता हुआ दिखेगा, और रूरल टू अर्बन वाला जो गैप है उसमें ये बहुत बड़ी बात है। देखिए हम लोग लगातार कंजम्पशन को लेकर भी स्टोरीज करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ डिमांड कम पड़ रहा है तो शहरी क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो कभी कहा जाता है कि शहरों में कम हो रहा है। अभी के तो हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण जो चौथी तिमाही के जो ग्रोथ के नंबर आए हैं उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट अगर कहीं से मिला है तो वो रूरल इकोनॉमी से मिला है। वहाँ पे डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है। अर्बन इलाकों में जो डिमांड है वो कमज़ोर बनी हुई है। और आप समझिए कि इसी वजह से जो PFCE की जो हमने बात की थी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर की, वो 7.2% पे रहा है FY25 के लिए। इकोनॉमी में जो आपका जो कंजम्पशन का शेयर है PFCE का, वो भी आपका 61.4% पे पहुंच गया है, जो कि आपका 2005 में 61.5% पे था। तो इकोनॉमी में कंजम्पशन की हिस्सेदारी बढ़ी, एक बात। दूसरी बात, जो कंजम्पशन PFCE है बेहद महत्वपूर्ण डेटा है, बहुत सारे लोगों को समझने में दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि खपत का सबसे सही जो आकलन है, पैमाना है, वो PFCE है, जहां पे कि 7.2% की ग्रोथ पूरे साल में रही है। और आप एक और बात देखिए कि ऐसा जो है ये बेहद महत्वपूर्ण इंडिकेटर है कि जो खपत की ग्रोथ है वो इकोनॉमी की ग्रोथ से ज़्यादा रही। इकोनॉमी की ग्रोथ रेट रही 6.5%, खपत 7.2% से बढ़ी है। इसका मतलब रूरल इकोनॉमी ने आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी को बचाने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है विशाल। चलिए प्रवीण सर, हालांकि सबसे बड़ी जो मुश्किल बनी हुई है इकोनॉमी के सामने इस वक्त की, एक बड़ी मुश्किल है, वो है मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का सबड्यूड होना, कमज़ोर होना। चौथी तिमाही में 4.8% की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रही है, जो पिछले साल आपकी 11% से ऊपर थी। तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ क्यों कम हो रही है? सरकार को वहां किस तरह के इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अगर नहीं बढ़ेगी तो आपके लिए एक विकसित देश बनने की समस्या बनी रहेगी। आप सर्विसेज सेक्टर के दम पर कितना आगे आप बढ़ पाएंगे जब तक आप खुद से अपने आप स्केल अप नहीं करेंगे, आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि तमाम तरह की स्कीम्स भी है सर, PLI स्कीम्स भी है, तमाम तरह के इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आंकड़े जो तस्वीर जो पेश कर रहे हैं 11% से 4% का जो डेंट है, ये खराब तस्वीर पेश कर रहा है। इन्हीं आंकड़ों में अगर आप जाएंगे तो देखिए
FY24 की जो चौथी तिमाही थी उसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ 0.9% थी, और इस बार जब हम इस तिमाही में आए हैं तो 5.4% का कितना बड़ा जंप एग्रीकल्चर, इसीलिए कहा जा रहा है कि रूरल इकोनॉमी ने बचाया। मैन्युफैक्चरिंग आपकी एक सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे नज़र आई है। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, 10.8% की दर से कंस्ट्रक्शन बढ़ा, जो कि पिछले साल की इसी तिमाही से ज़्यादा था। चलिए सर, अब सर ये भी चर्चा जो है अंतहीन है, तमाम बिल्कुल, तरह की बिल्कुल। इकोनॉमिक के पैरामीटर्स को हम लोग डिकोड करेंगे आगे भी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.